हेलो विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम शासन के उस अंग के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि नागरिक स्वतंत्रताओं की जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की गारंटी प्रदान करता है और राजनीतिक शक्ति की जो स्वेच्छाचारिता है उससे नागरिकों को की सुरक्षा प्रदान करता है और समाज या सब नागरिकों के निर्माण में वो बड़ा ही अपनी सहयोगी भूमिका निभाता है। और विधायिका और जो कार्यपालिका है उनको अपने अधिकार क्षेत्र में नागरिकों के या समाज के या अन्य जो अंग हैं शासन के उनको अतिक्रमण करने से रोकता है। तो यह शासन का वो अंग है जिससे कि एक सभ्य समाज की रचना होती है और सरकार का तीसरा अंग होने के नाते शासन की कार्य कुशलता में ये वृद्धि करने का भी प्रमुख साधन है। तो हम चर्चा कर रहे हैं न्यायपालिका जो कि शासन का तीसरा अंग है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि लोकतांत्रिक जो देश हैं या अन्य जहाँ जो भी शासन प्रणाली है वहाँ इस अंग के बिना एक अच्छे शासन की या विधि के शासन की कल्पना हम नहीं कर सकते। अब न्यायपालिका का जो संगठन है वो अधिकांश जो देश हैं वहाँ इसकी जो संरचना है वो पिरामिड तरह की होती है कि जैसे कि प्रत्येक देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है और उसके अधीन जो उनकी जो राज्य हैं या इकाइयाँ हैं और वहाँ उनके अंतर्गत जो जिला हैं वहाँ सभी शासन के स्तरों पे इसके जो विभाग है वो देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके अधीन फिर राज्य में एक, जैसे भारत का उदाहरण लें तो फिर उच्च न्यायालय होता है, फिर राज्य के अंतर्गत जो जिला हैं वहाँ उन जिलों में जिला न्यायालय होते हैं। तो देश का संपूर्ण न्यायतंत्र एक रूपता लिए हुए होता है और ये जो न्यायपालिका है वो संविधान को ही अपना आदर्श मानती है और उसको मूल्यों को बनाए रखने तथा उसे प्राप्त करने में नागरिक व सरकार को ये पूरा सहयोग प्रदान करती है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ इनमें कुछ अंतर पाया जाता है और वहीं न्यायपालिका की प्रकृति भी बदल जाती है। जैसे हम भारत का उदाहरण लें तो यहाँ सामान्य न्यायालय हैं और जो कि दीवानी फौजदारी इस प्रकार के जो मामले हैं उनको निपटाने का कार्य करती हैं। और जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था है तो संविधान का संरक्षण करने का दायित्व उसके पास है और जो शासन की जो इकाइयाँ हैं केंद्र और राज्य उनके मध्य जो विवाद हैं उनको निपटाने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास ही है। लेकिन यदि हम फ्रांस में देखें तो वहाँ सामान्य न्यायालय भी हैं और प्रशासकीय न्यायालय भी देखने को मिलते हैं। और बदलते परिदृश्य में जैसे कि न्यायालयों ने अपनी जो काम करने की नेचर है उसको चेंज किया है तो भारत में जो लोक न्यायालय हैं वो भी एक नया रूप उभर कर आ रहा है। वैसे भारत और अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वो पुनरावलोकन की शक्ति से युक्त हैं जबकि अन्य जो देश हैं अधिकांश है वहाँ इस शक्ति का अभाव देखने को मिलता है। तो प्रत्येक देश में इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिससे कि मनुष्य के जो नागरिक हैं उनके नागरिक अधिकार और शासन के जो अंग हैं उनमें आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, इस दृष्टि से न्यायालयों का संगठन सभी देशों ने अपने अपनी प्रकृति के हिसाब से स्थापित किया है। अब यहाँ जो नियुक्ति और जो कार्यकाल है न्यायाधीशों का, तो सभी देशों में अधिकांशतः न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके और जो कार्यकाल है वो अलग अलग होते हैं और नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, व्यवस्थापिका द्वारा होती है और यदि हम स्विट्ज़रलैंड का उदाहरण लें तो जनता के द्वारा भी होती है। तो अमेरिका जो कि प्रमुख एक शक्तिशाली देश माना जाता है न्यायपालिका के मामले में, तो वहाँ भी यही प्रणाली प्रचलित है कि वहाँ जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होती है और कुछ न्यायाधीश अमेरिका के जो राज्य हैं वहाँ जो न्यायाधीश हैं वो विधानमंडल द्वारा भी चुने जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड है तो वहाँ न्यायाधीशों का चुनाव जनता द्वारा भी किया जाता है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायिक जो लोक सेवा है वहाँ से भी पदोन्नति व चयन के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और अधिकांश देशों में 60 या 65 वर्ष के आसपास ही इनका निश्चित कार्यकाल होता है और समय से पूर्व इन्हें महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो संविधान में वर्णित कर दी जाती है उसके माध्यम से इन्हें हटाया जाता है। तो जो भारत है, अमेरिका, इंग्लैंड, जो कनाडा है वहाँ न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है उनके सदाचार
व संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं। अब जो न्यायपालिका के जो कार्य हैं मुख्य रूप से कि भाई न्यायपालिका क्या कार्य करती है, तो न्यायपालिका होती है वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है, जो कि शासन को प्रकाश दिखाती रहती है कि आपको इस उद्देश्य और इन आदर्शों के साथ कार्य करना है। संघात्मक यदि शासन प्रणाली है तो वहाँ ये संतुलक का भी काम करती है। कानून व संविधान की व्याख्याकार यही होती है, तो उस नाते ये नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा कवच के रूप में भी ये अपने आप को स्थापित करती है। जैसा कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा भी है कि अच्छे शासन की जो कसौटी है वो क्या है, न्यायपालिका। गवर्नर ने भी कहा है यदि न्याय विभाग न हो तो सब समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से जो न्यायपालिका है वो हमें सरकार की निरंकुशता से बचाती है। अब यदि इसके कार्यों में देखें तो जो सबसे प्रमुख कार्य है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि न्यायपालिका, तो न्याय करना ही इसका सबसे प्रमुख कार्य है, जिसके अंतर्गत ये फौजदारी, दीवानी मामले, दीवानी जो झगड़े होते हैं वो प्राय नागरिकों के बीच में होते हैं, और जो फौजदारी मुकदमे होते हैं उसमें एक तरफ सरकार होती है और दूसरी तरफ नागरिक होते हैं। तो गवाही आदि इनके आधार पर न्यायपालिका सभी झगड़ों में कानून के अनुसार अपराधी को उचित दंड देती है और प्रभावित व्यक्ति के साथ न्याय करती है। तो ये तो एक सामान्य कार्य है जो न्यायपालिका का मुख्य माना जाता है। अन्य कार्य जैसे कि कानून की व्याख्या करना, न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा जो बनाए जो कानून हैं उनकी ये व्याख्या करती है। यदि ये कई बार अस्पष्ट होते हैं और संविधान के विरुद्ध होते हैं तो इन्हें वो लागू होने से रोकती है। तो इस दृष्टि से जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च शक्ति की स्वामी होने के नाते कानूनों की अंतिम व्याख्याकार भी होती है। भारत और अमेरिका जैसे देशों में न्यायपालिका को यह अधिकार बड़ी प्रमुखता से प्राप्त है, और यदि कोई कानून स्पष्ट न हो तो न्यायाधीश अपनी बुद्धि, विवेक और नैतिकता के आधार पर इनमें निर्णय देते हैं। यदि संघात्मक व्यवस्था है या नहीं भी है तो भी संविधान, वो जो न्यायपालिका है उसका सबसे बड़ा जो कार्य है वो है संविधान का संरक्षण प्रदान करना। जो संविधान की जो मर्यादा है और पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो भी निर्मित कानून है, यदि वो संविधान के विरुद्ध हैं तो उन्हें वो असंवैधानिक घोषित करती है। भारत और अमेरिका में इस प्रकार का मॉडल स्थापित है कि इन्हें न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है कि जैसे ही ये विधायिका या कार्यपालिका द्वारा कोई भी कानून, अधिनियम या नियम, आदेश जो कि न्याय संविधान से असंगतता रखते हैं तो ये अपनी इस शक्ति के माध्यम से उन्हें असंवैधानिक घोषित करती है। नागरिक और अधिकारों और जो स्वतंत्रता है उनकी रक्षा करने का जो प्रमुख दायित्व है वो न्यायपालिका के पास है। यदि हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 का उदाहरण लें तो वो उसके माध्यम से नागरिकों को 5 प्रकार की जो रिट या याचिकाएं हैं वो जारी करती हैं कि यदि उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो इन रिटों के माध्यम से न्यायपालिका की शरण में जाकर वहाँ से संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रकार से जो न्यायपालिका है वो नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों का प्रमुख सुरक्षा कवच है। संघ की संरक्षक के रूप में न्यायपालिका, जैसे कि संघात्मक शासन प्रणाली है और वहाँ शासन के 2 स्तर हैं, केंद्र और राज्य, और उनमें शक्तियों का जो विभाजन होने के कारण और उनकी शक्तियों के प्रयोग तथा व्याख्या को लेकर यदि कोई आपसी झगड़ा होता भी है, उसकी संभावना अधिक भी होती है, तो उन झगड़ों या उन विवादों का निपटान न्यायपालिका ही करती है। और शक्ति विभाजन की जो उचित व्याख्या है उसका प्रमुख स्रोत संविधान ही होता है, जिसे कि न्यायपालिका उसी हिसाब से व्याख्यायित करती है और शासन के दोनों स्तरों पर उचित सामंजस्य वो बनाए रखती है। सलाहकारी कार्य के रूप में न्यायपालिका सरकार को परामर्श भी देती है, और ये बात अलग है कि वो सरकार उन्हें माने या न माने, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसा कि भारत में भी राष्ट्रपति ने कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली है, जैसे कि राम जन्म जो मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद है उसमें कई बार केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली है। अन्य देश जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, इनमें भी न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका है वो इनसे सलाह लेती है। अन्य कार्यों में जैसे राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व, शांति कायम रखना, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में जो विघटनकारी ताकत हैं
उनके विरुद्ध न्यायपालिका बड़ा कड़ा रुख अपनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति या संस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व से यदि वो छेड़छाड़ करते हैं तो वो देशद्रोह का अपराधी माना जाता है। और सरकार का तीसरा अंग होने के नाते न्यायपालिका राजनीतिक जो अस्थिरता है उसको होने से रोककर स्थायित्व प्रदान करती है, क्योंकि न्यायपालिका ही सरकार के कार्यों को औचित्यता प्रदान करके सरकार के प्रति जनता का जो विश्वास है वो कायम रखती है। और ये सारा संभव हुआ है जैसे कि न्यायपालिका का स्वरूप बदला है, चाहे हम वो न्याय सक्रियतावाद के रूप में देखें, लोकहितवाद के रूप में देखें, तो इनके माध्यम से जो न्यायपालिका ने जनहित के कार्य किए हैं उनसे सरकार के प्रति जनता का जो विश्वास है वो पक्का हुआ और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है वो न्यायपालिका ने निभाई है। प्रशासनिक कार्यों में ये अपने प्रशासन चलाने के लिए जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति, पदोन्नति आदि जो कार्य करती हैं, इनके जो कागजात जो अभिलेख हैं उनको सुरक्षित रखते हैं, उनको आगे दृष्टांत हेतु प्रस्तुत भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रशासनिक कार्य न्यायपालिका के माध्यम से किए जाते हैं। अन्य कार्यों में जैसा कि हम पहले बताए थे कि जो लोक कल्याणकारी आजकल के जो देशों का जो स्वरूप है उसमें जैसे अल्पवयस्कों के संरक्षकों को नियुक्त करना, वसीयतनामे तैयार करना, मृतक व्यक्तियों की जो संपत्ति है उसका प्रबंध करना, नागरिक विवाह की अनुमति देना, विवाह विच्छेद की अनुमति देना और जो निर्वाचन संबंधी जो अपील हैं उनको सुनना, तो इस प्रकार के अन्य जो काम हैं वो सब न्यायपालिका के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये सारे विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है उन्होंने चाहे न्याय सक्रियतावाद हो, चाहे न्याय पुनरावलोकन हो, उनके माध्यम से जो शक्तियाँ अपने आप में अर्जित की है उसके द्वारा जनता में जो सरकार है उसका विश्वास बड़ा गहरा हुआ है। तो इसके माध्यम से जो ब्राइस है उन्होंने कहा भी है कि न्यायपालिका ही शासन की जो उत्तमता है उसकी जांचने की कसौटी है और वो हमें सब इन साधनों के माध्यम से आज देखने को मिलती है। अब ये तो हुए न्यायपालिका के कार्य। अब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किस प्रकार न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है जिसके माध्यम से वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर कार्य करे, तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, क्योंकि न्यायपालिका राजनीतिक प्रक्रिया का एक ऐसा अंग है जो सरकार या राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग से नागरिक स्वतंत्रताओं व अधिकारों को बचाता है और उनकी रक्षा करता है। और ये तभी संभव है जब न्यायपालिका स्वयं भी निष्पक्ष और स्वतंत्र रहकर कार्य कर सके। और इस प्रकार से यदि न्यायपालिका की स्वतंत्र रहेगी तो ये लोकतंत्र की सफलता का मूल आधार भी होगा। चाहे शासन प्रणाली कोई सी भी हो, संघात्मक हो, अध्यक्षात्मक हो या एकात्मक हो, और यहाँ तक कि तानाशाही भी यदि शासन व्यवस्था है तो भी वहाँ न्यायपालिका होगी तो वो भी अपने आप में एक लंबे समय तक शासन वो कर सकते हैं। जैसा कि हैमिल्टन ने कहा भी है कि किसी भी देश का कानून चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय विभाग के अभाव में वो क्या होगा, प्राणहीन। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का जो अर्थ है उससे तात्पर्य यह है कि जो न्यायाधीश हैं वो अपना निर्णय देते समय अपने विवेक से काम लें, बाहरी दबावों से मुक्त रहें और कुल मिला के कार्यपालिका और जो विधायिका है उसके हस्तक्षेप से वो मुक्त रहें। तो न्यायाधीशों को कानून की व्याख्या करने में और न्याय प्रदान करने में बड़ी आसानी होगी और जो कोई भी व्यक्ति है या समूह है, गैर राजनीतिक संगठन है, उनके अनावश्यक जो विशेष प्रभाव है उससे ये हमेशा बचे रहेंगे और स्वतंत्र होकर एवं निष्पक्ष होकर इनके जो भी कार्य हैं उनको ये निपटा सकेंगे। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता स्थापित करने की जो सभी देशों में कुछ तरीके अपना रखे हैं जो कि अलग अलग साधनों के रूप में स्थापित हैं। जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके हैं, तो सामान्यतः 4 तरीके देखने को मिलते हैं कि कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति, विधायिका द्वारा नियुक्ति या जनता द्वारा चुनाव, या जैसा भारत में है कि जो न्यायिक लोक सेवा आयोग द्वारा या परीक्षा प्रणाली के माध्यम से इनकी नियुक्ति। तो यदि हम देखें कि कार्यपालिका या विधायिका द्वारा यदि इनकी नियुक्ति होती है तो न्यायाधीश राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं रह सकते। अधिकांशतः ये संभावना रहती है कि देर सवेर ये जो कार्यपालिका
या विधायिका से जुड़े हुए दल हैं उनके प्रति अपनी जो निष्ठा है वो कभी न कभी इनमें उजागर वो हो सकती है, तो इसको भी सही नहीं माना जाता है। जनता द्वारा नियुक्त करने में कई बार हो सकता है कि चालाक राजनीतिक भी जनता को झांसा देकर न्यायपालिका में पहुंच सकते हैं। भारत का यदि हम उदाहरण लें तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति योग्यता के आधार पर तय करते हैं, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति यदि योग्यता के आधार पर न्यायिक लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए तो न्यायाधीशों के स्वतंत्र व निष्पक्ष रहने के आसार सबसे अधिक होते हैं, जो कि भारत में जो अधीनस्थ जो न्यायालय है वहाँ इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इनका कार्यकाल, न्यायाधीशों को यदि छोटा सेवा कार्यकाल देंगे तो वो लालच की गर्त में जा सकते हैं, तो इसलिए इनका निश्चित और लंबा सेवा अवधि होना चाहिए जिससे कि इनको अनुभव आए और ये अपने कार्य में और अधिक दक्ष हो सके। तो सामान्यतः जैसे यदि भारत का उदाहरण लें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक रहते हैं, जो कि एक लंबा सेवा काल होता है। न्यायाधीशों की पद से हटाया जाना, तो भारत, अमेरिका और इंग्लैंड हैं वहाँ तो इनको दुराचार और के माध्यम से महाभियोग द्वारा इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है, इतनी नहीं कि इसका प्रयोग हर समय कर सकते हैं, ये विशेष परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है और इस कठोर प्रक्रिया के कारण ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मजबूत हुई है। न्यायिक व्यवहार, तो जिस देश में भी न्यायाधीश होंगे वो निष्पक्ष, योग्य, विद्वान, सदाचरित्र और गुणवान होंगे और निष्पक्ष न्यायिक व्यवहार ही न्यायपालिका के आधार को मजबूत करता है। इन्हीं के पद और जो सेवा से जुड़े हुए जो कार्यकाल है और उनसे जुड़े हुआ है वही जो वेतन या अन्य जो लाभ हैं जो इनको पद के दौरान दिए जाएंगे उससे भी इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है। और प्रमुख जो कारण हैं जिनसे कि इनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है वो जैसे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका तथा विधायिका में जो शक्ति पृथक्करण है कि तीनों ही अंग इसके माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होकर अपना कार्य करें, जिससे कि जो राजनीतिक शक्ति का जो विभाजन है वो बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से न्यायपालिका के क्षेत्र में कार्यपालिका और विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सके। तो इस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके, उनकी योग्यता प्रणाली और उनके कार्यकाल और अच्छा वेतन, भत्ते, सुविधाएं, उनको हटाने का जो तरीका है एक जटिल तरीका, तो ये सारी बातें हैं ये केवल लोकतंत्र में ही संभव है। इसके उदाहरण हम तानाशाही देशों में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल सकते और इसी कारण आज जो शासन का प्रमुख अंग के रूप में न्यायपालिका को गिना जाता है, तो एक स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व प्रदान करने के लिए लोकतंत्र में ही इस प्रकार की जो कार्यशैली वो संभव दिखाई देती है। और न्यायपालिका ने जो अपनी ये जो साधन अपनाए हैं आज के बदलते परिदृश्य में, जैसे न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है, न्यायिक सक्रियतावाद है, लोकहितवाद हैं, इनके माध्यम से उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखा है। तो ये न्यायपालिका एक जो कि शासन का तीसरा अंग है, बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, उसके ऊपर आज हमने चर्चा की और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।